सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था अकाउंटेंसी का, उसकी फर्स्ट पार्ट यानी कि 60 तक के क्वेश्चंस के आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। उससे नेक्स्ट जो है करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर, वैसे कोशिश की गई है 100% एक्यूरेट आंसर आपको अवेलेबल करवाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद है 61 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्वाइंट वेंचर्स चैप्टर से पूछा गया है। तो ज्वाइंट वेंचर चैप्टर में जब हम सेपरेट सेट बुक्स बनाते हैं तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट करते हैं और टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री की जाती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन एक्सपेंसेस पेड बाय वेंचर विल बी क्रेडिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ये बिल्कुल ठीक एंट्री है। बाकी दोनों की दोनों एंट्री क्या दी गई है, गलत दी गई है, क्योंकि अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक अकाउंट ही डेबिट या क्रेडिट होता है। तो एक्सपेंसेस है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकम होगी तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ए डिफेंड ए सूट फॉर ब्रीच ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर कुछ लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं क्योंकि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? तो कई सारे बच्चे इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे, लेकिन यही कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा, लेकिन इसका कोई बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर नहीं मिलने वाला है। सो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है बिजनेस पे टू मिस्टर अनुज ए चेक 80,000 एज सैलरी ऑन 25 जून 2023। मिस्टर अनुज went to बैंक टू डिपॉजिट चेक इन हिज अकाउंट 3rd जुलाई। वट इज़ द एंट्री टू पास द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के दिन उसकी क्या एंट्री की जाएगी, ये पूछा गया है। तो देखो, अगर सैलरी की पेमेंट की जाती है तो सैलरी टू बैंक होता है, ठीक है, ना ही अनुज आएगा क्योंकि सैलरी पे की गई है, तो डायरेक्टली नाम आता ही नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा हमारा। आउटस्टैंडिंग वगैरह इसमें कहीं पे मेंशन है ही नहीं, क्योंकि उसी साल का जो है ये बनाया जा रहा है। तो आई थिंक नन ऑफ द अबो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा। उसके बाद है 64 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म ऑन 1 दिसंबर फॉर द ईयर अप 30 नवंबर was 18,000 and insurance paid on 1st December 2022 for the year up 30 November was 30,000. What amount will be debited to profit and loss account for the year ended 31st March? देखो, जो हमारा प्रीमियम पेड किया गया कब से, 1 दिसंबर से 31 नवंबर 2023 तक का, वाज 30,000 इसका अमाउंट है। तो देखो, दिसंबर 2022 का हमें नहीं लेना, ना ही हमें जनवरी का लेना, ना ही हमें फरवरी का लेना, ना ही हमें मार्च का लेना। यानी कि 4 मंथ इसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 30,000 जो अमाउंट है ये कितने ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है। हमें कितने का चाहिए, 8 का चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 20,000 अमाउंट हमारा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेस है हमारा। उसके बाद है 65 द अकाउंटेंट ऑफ ए फर्म डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी मेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक अकाउंटेंट है, उसको कोई भी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, उनको लिखने के लिए मना की जा रही है, यानी कि वो नहीं करनी, ठीक है। तो उससे कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा वॉयलेट होता है, तो एक्यूरल भी होता है। क्यों एक्यूरल है, उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होते।
मैचिंग भी होता है। क्यों मैचिंग से क्या करते हैं, मैच करते हैं कि कोई भी अगर हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस है, तो उसे नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है, प्रीपेड लेके जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में करेंगे, प्रूडेंस भी होता है, ठीक है। तो इससे हमारे ये सभी प्रिंसिपल क्या होते हैं, वॉयलेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, कंट्रोल इज द फोर्थ सब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट। तो कंट्रोल देखो ये मैंने कल ही करवाए थे, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की सब यूनिट कौन कौन सी हैं, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, और एक लास्ट होती है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल क्या करती है, जो भी प्रोसेस है उसमें रूल रेगुलेशन सभी फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ डाटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारा अकाउंटिंग डाटा है या नहीं है, जो जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल एज इट इज़ जो है क्वेश्चंस एज इट इज़ दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव सपोर्टिंग सिस्टम, और इसके लिए मेरे बुक्स रजिस्टर्स में नोट्स में स्पेशली मेंशन था कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम अगर है तो वहाँ पे क्या लेवल थ्रू एडवांस्ड ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं। तो ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। बी का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूं का यू बुक से उठाया गया है ये क्वेश्चन, तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम एट मैनेजमेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रूटीन समरी एंड एग्जेप्शन रिपोर्टिंग। उसके बाद DSS, इसका क्या था आपका, सी का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लेवल द कंबाइंड डाटा एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आर द कंप्यूटराइज सिस्टम दैट परफॉर्म रिकॉर्ड एंड डेली रूटीन ट्रांजैक्शन विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट द बिजनेस। तो TPS के अंडर ये किया जाता है कि आपकी जो रूटीन की ट्रांजैक्शन है उनको देखा जाता है कि बिजनेस में कौन कौन सी कंडक्ट की गई थी। लेकिन अगर ऑप्शन में चलते हैं तो कोई भी राइट ऑप्शन नहीं गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको अच्छे से मालूम है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। उसके बाद है 68, ये क्वेश्चन भी देखो, ये कंप्यूटर के वही क्वेश्चन है जो हमने करवाए थे, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की जो यूनिट है अकाउंटिंग की उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाया जाता, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू नीड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर्स, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो डेवलपिंग एंड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू नीड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। कस्टमाइज कौन से होते हैं, जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाय। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किससे किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना अमाउंट हमने मंगवाया है फॉरफिटेड शेयर पर, उसी अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे। उसके बाद है 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों, रिसिप्ट्स और पेमेंट में हमारे दोनों ही नेचर्स की रिकॉर्ड की जाती है, रिवेन्यू और कैपिटल की। एंड सेकंड, ओनली रिवेन्यू आइटम आर डिस्क्लोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओनली रिवेन्यू, ये भी गलत दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ओनली क्या आती है, कैपिटल आइटम्स आर डिस्क्लोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। एक मिनट, सॉरी ये क्या आता है, कैपिटल नेचर की तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ओनली रिवेन्यू आइटम डिस्क्लोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये ठीक दिया हुआ है, तो इसमें फॉल्स पूछा गया है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट आपका गलत है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द करंट ईयर आर ट्रीटेड एज एसेट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है तो करंट ईयर का, उसको एसेट्स नहीं एज ए लाइबिलिटी क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है गलत दिए हुए हैं, जो कि ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हम लिख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71,
डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन रिसीव्ड होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो 71 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कैपिटलाइज्ड हो गया, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1 मिनट 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, जिनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आपके लिए इतना सारा एफर्ट्स कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। सो 73, ए कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस and balance on credit basis. Debtor are allowed 1.5 months credit and their balance on 31st March 1,25,000. Assume that the sale is uniform throughout the year. Credit sales पूछी गई है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा डेटर्स है वो 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स में कितनी बार क्या होते हैं, टर्नओवर होते हैं, तो इसका क्या 8 टाइम्स, यानी कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 लाख, यानी कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है 10 लाख है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसमें टोटल सेल्स मेंशन है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा पंगा आ जाएगा आपका। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट ध्यान से। सो आंसर राइट है, 10 लाख है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स गिवन है। हमने सोचा कि इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करनी है, बट ये ठीक है, ठीक है। 74, द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड बी व्हेन। तो इसमें देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है, तो इसके लिए हम अच्छे से, ताकि हमारा जो आंसर है वो ठीक निकल सके, हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 50,000 का है। उसके बाद हमारी परचेज है 5 लाख की, 10 लाख का हमारा ये प्रोडक्टिव वेजेज हो गया, 7,000 रुपये की हमारी ये होगी, यानी कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है हमारा ये कितना आ रहा है, 5,67,000 का। और सेल्स हमारी क्रेडिट साइड में कितनी है, 6 लाख की। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दी गई है 20%, तो इसके लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम 67,000 यानी कि 6,67,000 हमारा जो अमाउंट आ जाता है, अगर हम देखते हैं हमारा यहाँ पे 5,67,000 आया हुआ था, तो 5 लाख का कॉस्ट का हमारा कितना 20% कितना बनता है, 1 लाख बनता है, और वही हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से निकालोगे तो बहुत ही ईजीली आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, अदेश एंड ब्रदेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। चंद्रेश एडमिट होता है 20% के लिए। शेयरिंग प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द शेयर वर गिफ्टेड बाय आदेश एंड रिमेनिंग। देखो 3:2 का रेशो है, यानी कि 5 का 20% अगर हम करते हैं तो कितना निकल के आता है, ₹1 निकल के आता है। ₹1 का ये कह रहा है कि 50.5 यानी कि 50 पैसे कौन देगा, आदेश देगा, और 50 पैसे कौन देगा, प्रदेश देगा। तो 2.5 किसका बच जाएगा, आदेश का बच जाएगा, यानी कि ए का बच जाएगा, एंड 1.5 किसका बच जाएगा, प्रदेश का बच जाएगा। और जो चंद्रेश है यानी कि सी है
उसका कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसको पॉइंट हटाने के लिए इसको 10 कर लेते हैं, इसको 15, इसको 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5:3:2 रेशो निकल के आई है, जो कि किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को देख के आंसर को कैलकुलेट मत कीजिएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। पहले आप अपना आंसर कैलकुलेट कीजिएगा और फिर बाद में चेक कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। माथुर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टेड 6,76,76,000 एज कैपिटल। आफ्टर 4 months गोयल ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल। तो गोयल ज्वाइन करता है 4 months के बाद, और कैपिटल भी कम है, टाइम पीरियड भी कम है, ये ध्यान रखना। तो इसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी कम आना चाहिए। ए टोटल ऑफ 2,60,000 इंक्लूडिंग 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट वाज गिवन टू गोयल फॉर कंडक्टेड बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हाउ मच प्रॉफिट माथुर विल गेट। माथुर को कितना मिलेगा, ये क्या कह रहा है कि एक टोटल 2,60,000, उसके अंदर 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो देखो इन्होंने क्या कहा कि 2,60,000 रुपये का प्रॉफिट मिला हुआ, जिसमें कि गोयल ने कैपिटल भी कम लगा रखी है और टाइम पीरियड के लिए भी कम लगाई थी। इट मीन्स जो माथुर है उसको इससे कितना मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट इसके ज़्यादा का अमाउंट तो इसमें मेंशन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। उसके बाद है LSD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:5, 3:7 एंड 3:10। एस रिटायर हो जाता है, एस क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो व्हाट विल बी गेन रेशो ऑफ एल, एल की गेनिंग रेशो क्या होगी। तो एल की गेनिंग रेशो उसी की जो रेशो है, पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो अगर इक्वल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, 28, 30 एंड 21, ये आपकी रेशो निकल के आ गई। तो गेन भी इसी रेशो में करेगा, यानी कि 28/17 की रेशो आएगी, उसमें क्या करेगा, एल गेन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 79। अर्जुन, बंसी एंड चेल्सी आर पार्टनर ऑन द June 30, 2023. Chelsea died was 3 lakh and profit was 6 lakh. The sale for the period April 1st 2023 750. What would be the share of deceased partner of the current year profit? देखो 3 पार्टनर है, चेल्सी क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है कब, जून 30 को। तो वहीं तक की जो है वो प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। इट मीन्स जो आपका 750 है ये कितने महीने का है प्रॉफिट, ये अप्रैल टू जून तक का दिया हुआ है 750। ये आपकी क्या दी हुई है, सेल्स दी गई है। तो सेल्स के बेस पर जैसे कि 30 लाख की सेल्स होती है तो कितना प्रॉफिट अर्न होता है इसका, यानी कि 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि सेल्स का 5वां हिस्सा हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अगर इसका 5वां हिस्सा हम देखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी एक मिनट, तो 750 का 5 से 5 जो 25, 1,50,000 आ गया। और ये 3 पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। तो 50,000 ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट जो है 50,000 मिलेगा चेल्सी को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। तो देखो डिस्काउंट अलाउड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरफीचर शेयर से। वैसे तो डिस्काउंट पर इशू कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, तो जो अमाउंट हमें फॉरफिटेड शेयर पर मिला है उससे ज़्यादा का हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। विच टेक्निक्स कैन बी यूज इन द कनेक्शन विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन से टेक्निक को यूज करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। नेट वर्किंग कैपिटल एनालिसिस ये कोई टेक्निक्स नहीं है क्योंकि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 82 रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डैश एंड डैश फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मेंशन है, लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर की रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है माइनस करके निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 83 फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो। तो देखो फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो एंड करंट रेशो एंड क्विक रेशो दी हुई है। तो सबसे इजीली सबसे पहले में पता है करंट रेशो यानी कि डी का क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। तो बी का हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। सी डेट सर्विस का कवरेज रेशो, इनएबिलिटी टू पे ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड फिनिश गुड्स कवरेज रेशो, फॉलिंग डिमांड फॉर द मार्केट प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 फर्नीचर फॉर ए क्लॉथ डीलर। क्लॉथ डीलर के लिए फर्नीचर क्या होती है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है। 85 डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। तो कैश यूज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद है 86 द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, क्लासीफाई भी किया जाता है, समराइजिंग भी किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 87 रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड। तो रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स को रिवेन्यू कब माना जाता है? जब हमारी सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। कैश कोलेक्ट हो ना हो, क्योंकि क्रेडिट पर भी सेल करते हैं उसको भी हम क्या मानते हैं? सेल मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 88 द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस ऑन द पर्टिकुलर डेट इज नोन एज। तो लेजर के जो बैलेंस है वो हम किस में लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस, जो कि एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है 89 द नोट विच इज सेंट टू ए कस्टमर व्हेन द रिटर्न द गुड्स इज नोन एज। तो देखो कस्टमर से रिटर्न हो रही है, इस मीन्स क्या रिटर्न हो रही है? हमारी सेल्स रिटर्न हो रही है। सेल्स रिटर्न होएगी तो हम कस्टमर का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए हमको कौन सा नोट प्रिपेयर करना होगा? क्रेडिट नोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द। तो पासबुक जो होती है कस्टमर के द्वारा मेंटेन की जाती, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि पासबुक की जो स्टेटमेंट है वो मेंटेन कौन करता है? बैंक करता है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि पासबुक की जो बैंक कॉलम की हमारे वहाँ पे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? कस्टमर करेगा। द स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook is known as। तो रिकनसाइल किसको? कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि ये नाम है ही नहीं यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है तो एन्युटी मेथड्स यूज़ किया जाता है या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। At the time of renewal of bill, interest account is debited in the books। रिन्यूएबल, अगर बिल को हमने रिन्यू करवा लिया है, क्यों? क्योंकि बिल टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए तो हम क्या करते हैं कि बिल को थोड़ा टाइम पीरियड और आगे बढ़ाने के लिए रिन्यू करवा लेते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट को कौन पे करेगा? ड्रॉवी पे करेगा।
तो ड्रॉवी के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, अगर आपका इंडोर्स ड्रॉवी का है, ड्रोवर का है तो ड्रोवर का, नहीं तो इंडोर्सी का क्या कर देंगे, ड्रोवर का अकाउंट क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो ड्रोवी के में इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद द अकाउंट मेंटेन्ड बाय ए बिजनेस विद हिज बैंकर इज नोन एज, द अकाउंट मेंटेन्ड बाय ए बिजनेसमैन विद हिज बैंकर्स इज नोन एज। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाता है तो वो कौन सा ओपन करवाता है, करंट अकाउंट, ताकि जब भी उसको ज़रूरत पड़े तभी निकाल ले। ठीक है, तो करंट अकाउंट उसको बोलते हैं, अकाउंट करंट नहीं बोलते, सेविंग अकाउंट में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो थोड़ा सा आप भी कर लो रेस्ट, हम भी कर लेते हैं रेस्ट। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।